हमारा पाठ 2 बचपन। और ये हैं हमारी लेखिका कृष्णा सोवती जी, जिन्होंने ये पाठ लिखा है। तो पढ़ते हैं। लेखिका कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और नानी भी, बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरेदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का, अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। मोज़े मतलब जुराबें। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार को सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, यानी कि जूते पहनने से पाँव में क्या पड़ जाते? छाले। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। बच्चों, यहाँ पर लेखिका बता रही है कि उनको शनिवार को यानी कि सैटरडे को एक ऑयल पिलाया जाता था, ऑलिव ऑयल। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती, यानी कि मन उल्टी करने को करता। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, मतलब आज और पहले समय में कितना बदलाव आ चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। लेखिका के समय का बचपन और आज का बचपन बहुत बदल गया है। यहाँ लेखिका बता रही है बच्चों कि याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ये देखो, आप ग्रामोफोन की तस्वीर देख रहे हैं ना। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। पहले बच्चे कुल्फ़ी कहा करते थे, अब हम क्या बोलते हैं? आइसक्रीम। ये देखो इसकी तस्वीर। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, यानी कि पहले ये शरबत मिला करते थे, आज बच्चे किसके शौकीन हो गए हैं? कोक और पेप्सी के। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। शिमला मॉल बेटा जगह है शिमला में, वहाँ से लेखिका अपने भाई बहनों के साथ जाती क्या लेने? ब्राउन ब्रेड। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई, पहाड़ी इलाका है तो चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ता था और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर
कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, यानी कि उस काउंटर पर किसकी खुशबू आती? पेस्ट्री और चॉकलेट की। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। यहाँ पर लेखिका बता रही है कि उन्हें हफ्ते में केवल एक बार ही चॉकलेट खरीदने का समय दिया जाता था। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर अपनी चॉकलेट खाती थी। देखो तो कैसे खाती थी हमारी लेखिका अपनी चॉकलेट। शिमला में के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल एक फल का नाम है बेटा, ये पहाड़ी इलाकों में मिलता है, खट्टा मीठा। देखो इसकी तस्वीर दिखा रही हूँ मैं आपको। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल। देखो ये सब तस्वीरें सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर इसे खाया जाता था। चने ज़ोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने ज़ोर गरम की पुड़िया जो तब थी और अब भी नज़र आती है। आज भी जो है एक अखबार का कोन बना करके उसमें चने बेचते हैं ना, खट्टे मीठे से बना के, कितने स्वादिष्ट होते हैं। वो लेखिका के टाइम में भी मिलते थे। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। देखो ये तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं ना। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम, ये गाना है एक मूवी का, पिक्चर का। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को ये गाना आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, यानी कि जब तक इस मैदान में घूमते इस पुड़िया का आनंद लेते, चनों का आनंद लेते। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय और रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। ये देखो पिक्चर, तस्वीर देख रहे हैं आप, ये शिमला रिज की है। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। शिमला रिज पर लेखिका जिन घोड़ों की सवारी करती उनके बारे में बता रही हैं कि हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। कमतर मतलब कि ज़्यादा अच्छे नहीं समझते थे, कमज़ोर समझते थे, कम समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, यानी कि जो नानी के यहाँ के घोड़े थे वो बड़े ही हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत थे, ताकतवर थे। उनकी बात फिर कभी, यानी कि लेखिका कह रही है उनकी बात मैं फिर कभी तुम्हें बताऊँगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, वहाँ पर एक जाखू मंदिर है एक पहाड़ के ऊपर, उसको जाखू टेम्पल कहते हैं, उसकी बात की है। ऊंचा चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानें की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल होता है शोर। स्कैंडल पॉइंट में जो भीड़ लगी होती है उससे शोर आता है। पहाड़ी इलाकों में वैसे भी कम लोग होते हैं, लेकिन जब भीड़ लगती है तो शोर दूर दूर तक आता है, तो अच्छा महसूस होता है वहाँ पर। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। पिछली सदी मतलब अब ये कौन सी सदी चल रही है? 20वीं सदी। और हमारी जो लेखिका है वो 1925 में पैदा हुई, तो इसलिए वो 1900 सन की बात कर रही है, उसी को वे पिछली सदी कह रही हैं। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है पंख फैलाकर। आप लोग भी तो देखो कभी कभी हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर को देखकर क्या करते हो?
ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हो हेलीकॉप्टर बाय बाय। ठीक उसी प्रकार लेखिका भी अपने समय में बता रही है कि बच्चे किस प्रकार बाहर आकर जहाज़ को देखते। यह देखो और यह गायब, यानी कि एकदम जहाज़ आया और फिर गायब। उसकी स्पीड हो इतनी तेज़ लगती, यानी कि उसकी स्पीड क्या होती, बहुत तेज़। आपको वैसे भी पता है, हम अपनी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में पढ़ते हैं कि सबसे तेज़ हमारे यातायात का साधन क्या है, हवाई जहाज़। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकानों के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, और वह दुकान थी मेरा पहला चश्मा जिस पर बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे, यानी कि ये आज़ादी से पहले हमारी लेखिका 1925 में पैदा हुई हैं, तो 1947 तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। तो शिमला में जो डॉक्टर की दुकान थी वहाँ पर डॉक्टर कौन थे, अंग्रेज़। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, मतलब अजीब सा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है। देखो बच्चे, उस समय चश्मा लगना अच्छा नहीं समझा जाता था, क्योंकि सभी की आँखों की रोशनी बहुत अच्छी हुआ करती थी और किसी को चश्मा नहीं लगता था। और अगर किसी को लग भी जाता था तो सभी पूछते थे, अरे इसकी आँखों में कोई दिक्कत है क्या? इस उम्र में ऐनक, यानी कि इतनी छोटी उम्र में ऐनक लग गई, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो फिर ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। अब आप दिन की रोशनी में को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी, तो इसके अलावा और क्या होगा? मतलब कि सारा दिन टेबल लैंप में बैठकर ही जो पढ़ाई का काम है वो हमारी लेखिका करती थी, जिसके कारण क्या हो गया, उसे चश्मा लग गया। आजकल क्या करते हैं बच्चे, मोबाइल देखते हैं बहुत देर तक, टीवी देखते हैं बहुत देर तक, तो उनको क्या लग जाता है, चश्मा। तो चश्मा ना लगे उसके लिए अच्छा खाना भी खाना चाहिए, जैसे ऊपर डॉक्टर ने लेखिका को बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। आपकी विज्ञान के पाठ 2 में संतुलित आहार में ये सब बताया गया है। तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। क्या कहता था? आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना क्या होता है बेटा? शीशा। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ, यानी कि पहले कहा नहीं मेरी सूरत लंगूर की नहीं लग रही, फिर हाँ लग रही है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा, यानी कि अब लेखिका का जो चश्मा है उसको चेहरे पर अच्छा लगता है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। क्यों? क्योंकि लेखिका को अपने चेहरे पर चश्मा देखने की आदत हो गई है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं ये टोपियाँ, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो ये था हमारा पाठ बचपन, जो कि लिखा था हमारी लेखिका कृष्णा सोबती। उनकी देखो ये तस्वीर भी है। अच्छा बच्चों, इसके साथ ही मैं कुछ आपको वर्कशीट्स दे रही हूँ। ये नंबर वाइज वर्कशीट है, 1 2 3 4, इसके ऊपर नंबर लिखे हैं। आपने प्रतिदिन डेली एक वर्कशीट करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप अपनी हिंदी अध्यापिका से पूछेंगे। व्हाट्सएप पर आपके जो ग्रुप बने हैं उनमें ये काम करके अपने टीचर को भेजोगे, और कोई दिक्कत आती है तो उनसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, थैंक यू।